हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट वीडियो में संख्यांक और स्थानीय मान टॉपिक स्टार्ट किया था। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये वाला आपको मैंने सिखाया था, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, 31 और 33। तो इसमें 31 किसी से कटेगी? नहीं कटेगी। विभाज्यता के सारे नियम आपको ध्यान में रहने चाहिए। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का। 2 का क्या होता है, जिसमें इकाई का अंक हमारा 2 से कटना चाहिए। 3 का क्या होता है कि अंकों का योग हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का क्या होता है, पीछे से 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के 2 अंक हमारे 4 से विभाजित होनी चाहिए। और 5 का क्या होता है कि इकाई का अंक हमारा 0 या 5 में से कुछ भी हो तो वो हमारा 5 से विभाजित होगा। 6 का होता है कि हमारे 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 9 का क्या होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें देखिए 33, ये देखिए 3 से कट जाएगी। 3 और 3 6, कट रही है 3 से, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं। सेकेंड, इसमें भी 33 आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर क्या है, 31 37, 7 और 3 10, नहीं कटेगी 3 से। 3 और 1 4, ये तो कटेगी ही नहीं। आगे आ जाइए, 39 कटेगी क्या 3 से? 9 3 12, कट रही है ना 3 से, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस। तो फिर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। सेम वैसे ही ऑप्शन से करेंगे हम। ये देखिए 2 से कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, सॉरी 3 से, 8 और 1 9 हो रहा है ना, 3 से कट जाएगी ये। तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस, क्योंकि जब कट रही है तो ये अभाज्य होगी नहीं। 8 और 3 9 10 11, ये तो कटेगी नहीं। 8 और 7 कट जाएगी क्या? 8 7 15, 3 से कटेगी ये। ठीक है। 8 और 1 9, ये भी कट रही है 3 से। नेक्स्ट देखते हैं, 8 3 11, ये भी नहीं कट रही है। और 8 और 9 17, ये भी नहीं कटेगी। तो अब आज हमारी कौन सी हो जाएंगी? डी वाला ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 3/2। 3/2 कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें जो भी संख्या दी होती है इसको पलट के लिख देते हैं, यानी कि जो अंश होता है वो हर बन जाएगा हमारा, जो हर होगा वो अंश बन जाएगा। अब अंश क्या होता है? अंश होता है आपका ऊपर वाला, जिसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो जो आपका अंश होगा वो बन जाएगा हर, और जो हर होगा वो बन जाएगा अंश। ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम में पलट के लिखते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको दूसरा दे दूं, 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 5/6 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा उसमें क्या होगा, बस हमें ऊपर नीचे पलटना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 6/5। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया -3/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पलटना है। तो क्या हो जाएगा, 4/-3। अब ये माइनस आपका कहीं भी लग सकता है, ऊपर भी लगा सकते हैं आप, और आप नीचे भी लगा सकते हैं, और ये माइनस आपका बीच में भी लग सकता है। ठीक है। इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं आपके, अगर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस का है ना, यहाँ पे क्या हुआ, 3 माइनस का 3/2, तो ये होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं। देखिए 2/3 सिर्फ पलटा है ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। फिर से समझा देते हैं एक बार। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है आपका, जो भी आपको संख्या दी जाती है वो बस पलट के लिख देते हैं। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दिया जाए कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 5 के नीचे हम 1 मान लेंगे, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम फिर क्या बन जाएगा, 1/5। ठीक है। प्लस का है, चिन्ह नहीं बदलेगा, गुणात्मक में चिन्ह नहीं बदलता है। ओके। और आपका चिन्ह बदलता है आपका योगात्मक या योज्य प्रतिलोम में। तो गुणात्मक में क्या बदलता है, सिर्फ संख्याएं पलट जाती हैं, जो अंश होता है वो हर बन जाता है, और जो हर होता है वो अंश बन जाता है। नेक्स्ट है -5/7 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में क्या है, अब यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा। ठीक है। माइनस का 5/7 है ना, तो माइनस का 5/7 का आपका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/7। ठीक है। यहाँ पे आपका चिन्ह माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी वाला। मान लीजिए एक आपको और देते हैं, अगर यहाँ पे 3/2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है,
योज्य प्रतिलोम ऐसा होता है कि -5/7 इसमें इसके योज्य प्रतिलोम को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर 0 आएगा। करके देखिए, इसका योज्य प्रतिलोम क्या प्लस का 5/7 हो जाएगा। देखो ऐड करके देखिए, आएगा 0 कि नहीं आएगा? दोनों कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में ये होता है कि हम उसके गुणात्मक प्रतिलोम को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, गुणा करके देख लीजिए, 2/3 होता है, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, आंसर 1 आ जाएगा कि नहीं? तो ये हमारे गुणात्मक प्रतिलोम है और ये योज्य प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम में आप ध्यान रखिए कि जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होता है वो नहीं बदलेगा, साइन नो चेंज। प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा आपका, माइनस का है तो माइनस करेगा। जबकि आपका योज्य प्रतिलोम में क्या होगा, साइन में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, साइन आपका चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, एक एक एग्जाम्पल दोनों का समझ लेते हैं। मान लीजिए 4/5 है, इसका आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/4। अगर यहीं पे मैंने आपसे पूछ लिया कि -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -8/7। चिन्ह वहीं का वहीं फिक्स रहेगा, इसको फिक्स कर दो वहीं, बस अंश और हर को पलट देंगे। ठीक है, अब योज्य प्रतिलोम की बात करते हैं। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। जैसे आपका -3/2 का योज्य प्रतिलोम पूछें तो हो जाएगा आपका 3/2, और दूसरा मैंने आपको दे दिया 11/12 का, तो आपका -11/12। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलते हैं, जैसा होगा वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो समझ गए होंगे आप, गुणात्मक है, चिन्ह जैसा है वैसे ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा, इस वाले ऑप्शन को देखिए, ऐसे लिखेंगे 8/7, इस वाले ऑप्शन को लिखेंगे 7/8 और इस वाले ऑप्शन को लिखेंगे 8/-7। ठीक है, तो इस चिन्ह ये ऊपर नीचे कहीं भी लगा के आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं भी लगा के दे देगा वो, लेकिन चिन्ह तो लगा है ना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चिन्ह कहीं भी लगा हो, चाहे आपका ऊपर लगा के दे, चाहे आपका नीचे लगा के दे, चाहे आपका बीच में लगा के दे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तीनों आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 6987 में 8 का स्थानीय मान। तो पीछे से देखिए, इकाई दहाई, 8 कहाँ पे है, दहाई पे है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 में किसका गुणा करेंगे, दहाई, यानी कि 10 का, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ भूल रहे हैं करने में, तो आप क्या करेंगे, जब भी स्थानीय मान निकालना है तो जहाँ पे 8 लिखा है उसको वहीं का वहीं रहने दीजिए, और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी आ रही हैं, उसके नीचे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या थी ना, 7 ही अंक था, तो 7 के नीचे 0 आ जाएगा, तो आपका ये 8 का स्थानीय मान। अब डीएलएड में आपको कैसे लिखना है, डीएलएड में आप पूरी ये प्रोसेस करके दिखाइए वहाँ पे, अगर वन लाइनर में आ रहा है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसी चीज़ के लिखने के मार्क्स अच्छे मिलते हैं थोड़े। नेक्स्ट है आपका, इस संख्या में 4 का स्थानीय मान 9 का जातीय मान का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो स्थानीय मान आपको पता है, प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसे, और उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, जातीय मान किसी संख्या का वही मान रहता है जो उसका खुद का मान है, किसी का फेस तो बदलता नहीं है ना, जो फेस है वही तो रहेगा ना फेस, तो बस 9 का क्या है, जो फेस है वही रहेगा, तो 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। ठीक है, अब 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4, और फिर इसके 0 0, या ऐसे कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 4 कौन से नंबर पे था, सैकड़े नंबर पे था ना, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 100 का। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400। अब वहाँ जब एग्ज़ाम टाइम पे कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 4 का स्थानीय मान है हमारा, 4 का स्थानीय मान बराबर आपका हो जाएगा 400, और 9 का जातीय मान बराबर हो जाएगा 9, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 409। यहाँ पे थ्योरी लिखनी है। ठीक है, 9 का जातीय मान और 4 का स्थानीय मान। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या, इनसे एक क्वेश्चन जरूर ही आना है आपका।
ये जो चैप्टर है आपका संख्या संख्यांक, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है ही नहीं इस वाली एक्सरसाइज में। तो इसमें क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से? एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? या तो गुणात्मक प्रतिलोम वगैरह से बनते हैं, या फिर आपके पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या से। तो पूर्ववर्ती नाम से याद रखिए, पूर्व मतलब पहले का, ठीक है। पूर्व मतलब क्या? पहले। और अनुवर्ती आगे, या इसका दूसरा नाम होता है उत्तरवर्ती, ठीक है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कुछ भी होता है। तो अनुवर्ती उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसके आगे की। तो पूर्ववर्ती में पहले की, यानी कि 456 की पूर्ववर्ती पूछिए तो क्या करेंगे? एक अंक पहले पहुंच जाएंगे। कैसे निकालेंगे? 456 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 456 माइनस 1 बराबर 455, ठीक है। नेक्स्ट आपकी अनुवर्ती संख्या है किसकी? 89 की। तो 89 की अनुवर्ती संख्या यानी कि एक आगे की, यानी कि एक ऐड करना पड़ेगा। तो 89 प्लस 1 बराबर आपकी 90 हो जाएगी, ठीक है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या 89 की हो जाएगी आपकी 90। 4 अंकों की बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, अगर किसी को निकालना नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पे समझ ले कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हम 9 को पकड़ते हैं, और जितनी अंकों की पूछी गई है उतनी बार 9 को लिख देंगे। यहाँ 4 अंकों की पूछी गई तो 4 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो आप 3 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो 5 बार 9 लिख दीजिए, ठीक। वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी से छोटी संख्या पूछनी हो तो एक पकड़ते, इसके बाद 0 लगाने होते हैं, और हम जितने अंक की पूछी जाएगी बस 0 वहीं पे ख़त्म कर देंगे। जैसे हमसे पूछी गई 4 अंक की छोटी संख्या, तो करेंगे क्या? 1 लिखा और हम 0 उतने लगाएंगे कि हमारे 4 अंक पूरे हो जाएं। जैसे 1 2 3 4, तो 3 0 आ जाएंगे हमारे, ठीक है। 3 अंक की छोटी संख्या पूछी गई तो देखिए 1 अंक तो ये हो गया हमारा, फिर 0 लगाएंगे। 1 2 3 अंक हो गए ना इसमें। तो ऐसे 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालना आ गया होगा। छोटी सी चीज़ें सबको आती हैं, ये फिर भी जिसे नहीं आ रही है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या था? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हुई? 4 बार 9 लिख दीजिए। अनुवर्ती यानी कि एक आगे की, तो क्या करेंगे? +1 ऐड करेंगे। तो +1 ऐड कर लीजिए इसमें, ठीक है। 10,000 आपकी बन जाएगी अनुवर्ती संख्या, ठीक। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकालना आपको आ गया होगा, और इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100 पूर्ववर्ती यानी कि एक पहले की -1 बराबर 99, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 10। अब इनका डिफरेंस चाहिए, तो 99 और में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 99 माइनस 10 कितना आ गया? 89, ठीक है। 89 आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? ठीक है, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम दोनों चीज़ें बात एक ही हो जाती हैं, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या पढ़ा था कि जो भी भिन्न दी जाएगी या जो भी संख्या दी जाएगी उसको हम पलट के लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ये दिया है 1/3, अगर इसका व्युत्क्रम, इसका पलटा हुआ अगर रूप देखें तो वो क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा 3/1। पर यहाँ पे क्या दिया है? 3/9, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट क्या है? 1/5, पर यहाँ पे क्या 5/1 होना चाहिए। 5/10 है तो ये भी गलत है हमारा। 5/6, 6/5 मिल गया आपको व्युत्क्रम, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, 7/9 का व्युत्क्रम क्या है? तो 7/9 का व्युत्क्रम होगा 9/7, ओके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी संख्या वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके लिए आपको 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए उनके। एक का तो होगा नहीं, एक ही होता है। 3 का देखिए, 1 और 3, 2 मिल गए 2 फैक्टर आपको, ठीक है। 2 का देखिए, 1 और 2, 2 फैक्टर मिल गए। 4 में तो 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो 4 तो आपकी भाज्य में आ जाएगी, लेकिन सबसे छोटी की बात करें, 3 भी आपकी अभाज्य, 2 भी अभाज्य है, तो उसमें सबसे छोटी कौन सी है? 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में व्यक्त करिए।
आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब बचपन से ये सारे काम करते हुए आ रहे हैं तो ये आते ही होंगे, फिर भी समझ लीजिए। 402 है तो कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे 400 100 पे है ना, तो 100 4 कहाँ पे, 100वें स्थान पे है, और 2 तो इकाई के स्थान पे आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 6510 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 6 कितनी है, 1000वें स्थान पे है, ठीक है। 500 यानी कि सैकड़े स्थान पे 5, 10 तो सीधे 10, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त करिए, तो ये क्या है, पीछे से गिनते हैं हम, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये क्या होगा 5632, ठीक है, 5632। नेक्स्ट क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो क्या हो जाएगा 6000, सैकड़े स्थान पर कोई था नहीं तो उसको छोड़ देंगे हम। फिर क्या है, दहाई का 7 है तो हम इसको एक साथ लिखेंगे 71, तो इसका क्या हो जाएगा 6071, ठीक है। एक और दे दूँ आपको, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 4300 सैकड़े पे है, और फिर इसको एक साथ कर देंगे 26, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है जो आप अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। क्वेश्चन सारे आप देख लीजिए एक बार सही से। ट्वेंटी क्वेश्चन हैं आज की एक्सरसाइज में, और इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बता दीजिएगा, सॉल्यूशन इसके डाल दिए जाएंगे थोड़ी देर बाद। ऐसे ही कोशिश करूँगी डेली आपको मैथ्स की एक्सरसाइज प्रोवाइड करा सकूँ मैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।